स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आपको पता होगा कि हमने अपने इस चैनल पर हिंदी व्याकरण से संबंधित एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें हम हिंदी व्याकरण को पूरा पढ़ेंगे। और अभी हम वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्णमाला के बारे में इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, उनमें भी हमने वर्ण के बारे में, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो ये भी, इसमें भी वर्ण विचार वर्ण के बारे में और स्वर के बारे में है, परंतु इसमें किसी अलग ग्रामर से लिया हुआ है जिसमें ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है इनकी परिभाषा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी साहित्य का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 82 193 12 129। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमने HP PGT और LT टेट के लिए भी कोर्स शुरू कर दिए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं वर्णमाला। वर्ण विचार किसे कहते हैं? यह व्याकरण का वह भाग है जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने की नियमों का निरूपण होता है। नियमों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड न हो सके, जैसे अ, ई, क इत्यादि। ये क, इसके नीचे हलंत लगा है क, ये जो है इसके खंड नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ लिखा होता क तो इस क को हम विभाजित कर सकते हैं। ये देखिए क जमा अ। प्रत्येक व्यंजन, जो भी व्यंजन होता है उसके साथ अ स्वर जुड़ा होता है। ये तो उच्चारण के लिए आसानी हो इसके, इस वजह से क को इस तरह से लिखा जाता है। सभी वर्णों को इस तरह से लिखा जाता है, व्यंजनों को। तो हम आगे देखेंगे। ये जैसे सवेरा शब्द दिया हुआ है, तो सवेरा शब्द में 3 ध्वनियों के खंड, ये जो 3 ध्वनियाँ इसमें दी हुई है, इन तीनों के खंड हो सकते हैं। देखिए सवेरा बनाए स, वे और रा से। स के खंड कैसे हो सकते हैं? स जमा अ। और व के खंड कैसे हो सकते हैं? व जमा ए, वे। यहाँ पर मात्रा आएगी वे। और रा के खंड कैसे हो सकते हैं? र जमा आ। यहाँ देखिए स, व और र के नीचे हलंत है। इसी तरह से इनके खंड नहीं हो सकते, बट अगर ऐसे लिखे जाएंगे तो इनके खंड हो सकते हैं। इस तरह से मूल ध्वनियाँ हैं स, व और र, जब इनके नीचे हलंत हो। और अ, ए और आ, ये भी मूल ध्वनियाँ हैं। अब आगे देखते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होता है? जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है या वर्णों के का जो समुदाय होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। इसमें 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जो हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें हमने पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है और लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। तो वो किसी कई व्याकरण में वैसा लिखा होता है, बट कई व्याकरण में लिखा होता है 46 वर्ण है। अगर मूल देखा जाएगा तो ये चीज़ सही मानी जाती है। वो उच्चारण और लेखन के आधार पर उन चीज़ों को भी ठीक माना जाता है। तो आगे हम देखेंगे वर्णमाला के भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर हैं उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, जैसे अ, ई, री, ए इत्यादि। हिंदी में 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं वो 11 स्वर? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल मिला के होते हैं 11। आगे देखते हैं व्यंजन को।
तो व्यंजन कहा जाता है उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजन हिंदी में 33 हैं। कौन कौन से व्यंजन हैं? ये पूरा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श, य, र, ल, व, श, श, ह। इस तरह से ये कुल मिला के 33 हैं। इनको जो है हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उच्चारण की सुगमता के लिए अ को मिला दिया गया है ताकि उच्चारण में आसानी हो। अगर इनको ऐसे लिखा जाता, इनके सबके नीचे हलंत लगाकर, तो उच्चारण में जो है इतनी सुगमता नहीं होती। उच्चारण में आसानी हो इसलिए अ मिला लिया जाता है। जब व्यंजनों में कोई स्वर नहीं मिला रहता, उनका अस्पष्ट उच्चारण दिखाने के लिए उनके नीचे तिरछी रेखा, जैसे ये, इसको हलंत कहा जाता है। इसको हलंत कहा जाता है, हल भी कहते हैं इसे। जैसे यहाँ दिखाया भी हुआ है, इस तरह से लगती है। अब हम अनुस्वार देखेंगे। ये अनुस्वार और विसर्ग है। ये अ और अ, इनको जो है अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा। पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अयोगवा कौन सा अक्षर है, तो इसमें अ और अ आएगा। अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवा हैं। ये ना ही तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। व्यंजन में ये देखिए, कई व्याकरणों में ऐसा भी दिया होता है कि व्यंजनों में 2 वर्ण इनके उच्चारण के लिए स्वर इनके पहले आता है, दूसरे व्यंजनों में स्वर पीछे आता है। बट इनको ज़्यादातर अयोगवा माना गया है। कई जगह इनको व्यंजनों में सम्मिलित किया जाता है, बट कई जगह इनको बिल्कुल अलग रखा गया है। इस तरह से अलग अलग व्याकरण में अलग अलग दिया होता है। अगर पेपर में पूछा जाता है तो अयोगवा अ और अ है, और ये स्वर और व्यंजन में किसी में सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है, इसे हमने पीछे भी समझ लिया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। 11 स्वर हैं, ये हमने देख लिए। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? मूल स्वर, जिसको हरिस्व स्वर भी कहा जाता है, और संधि स्वर। अब मूल स्वर देखते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं है उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ये मूल स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, री। इस तरह से संधि स्वर देखते हैं। संधि स्वर हैं जो मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर हैं, जैसे आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, इनके उच्चारण में जो है मूल स्वरों का प्रयोग हुआ है। तो संधि स्वर जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि और संयुक्त संधि। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आता है? किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर बनता है। जैसे अ भी मूल स्वर है, ये अ, 2 सेम मूल स्वर को मिलाने से बनता है, वो होता है दीर्घ स्वर। इस तरह से ई और ई, ये गलती से ई के ऊपर ये मात्रा लगी है, इसमें नहीं आएगी। ई छोटी ई मिलाने से बड़ी ई बन जाती है। इस तरह ऊ और ऊ मिलाने से ऊ बन जाता है। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। ये कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ, औ। ए देखिए किससे बनता है? अ जमा ई, ए। अ जमा उ, ओ। आ जमा ए, ऐ। आ जमा ओ, औ। इस तरह से ये हैं संयुक्त स्वर।
अब आगे देखेंगे उच्चारण कालक्रम के अनुसार स्वरों के भेद। कहीं पर स्वरों के 2 भेद दिए होते हैं, मगर पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ ऑप्शन में 3 दिया होता है। अब 3 को, इस प्लुत स्वर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर कहीं पेपर में आपको 3 ऑप्शन में नहीं दिया है, 2 दिया है, तो आप 2 को भी टिक कर सकते हैं। 2 भी सही है, क्योंकि पहले जो है इसमें 2 स्वर ही थे। बाद में संस्कृत का जो प्लुत स्वर है, जो संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होता है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो अब देखिए ये कौन कौन से हैं। एक तो लघु स्वर है, हरिस्व स्वर, एक गुरु जो दीर्घ स्वर है, और एक प्लुत है। लघु स्वर कौन सा होता है, इसको हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई है ग्रामर व्याकरण श्रृंखला की, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, एक मात्रा के जितना समय लगता है। और ये लघु स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। जो हमने ऊपर मूल स्वर पढ़े, वो सभी मूल स्वर जो हैं लघु स्वर हैं। इस तरह से गुरु या दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय जिसमें लगता है, जैसे आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। और सभी संधि स्वर ये क्या हैं, ये गुरु या दीर्घ स्वर हैं। संधि स्वर हमने देखा जो या तो समान स्वरों के मेल से बनते हैं या फिर अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, तो दोनों आते हैं दीर्घ स्वर में, यानी गुरु स्वर में। इसी तरह से प्लुत स्वर जो है ये संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है। जैसे राम, जैसे ये होता है जैसे किसी को हम दूर से पुकारते हैं, या फिर जब कोई रोता है, गाना, चिल्लाना, तो इसमें शब्दों को काफ़ी लंबा खींचा जाता है। तो इस तरह से ये प्लुत में आते हैं। अब आगे देखते हैं वर्गों के उच्चारण और वर्गीकरण। मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है, उसे उस अक्षर का स्थान कहते हैं। वही उस अक्षर का उच्चारण स्थान होता है। जैसे कंठ्य है, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य कहा जाता है। जैसे अ, आ, क वर्ग पूरा आएगा, और इस तरह से ह, अ और विसर्ग, और सॉरी ये विसर्ग, ये अ को हम विसर्ग कहते हैं। इस तरह से तालव्य है, जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, वो तालव्य वर्ण होते हैं। इस तरह से इसमें क्या आएगा, ई ई, इसमें देखो आ गया, ई, फिर पूरा च वर्ग आएगा, और फिर य और श आएगा, इनको याद रखना है, अ और श। इस तरह से मूर्धन्य कौन से हुए, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसमें पूरा ट वर्ग आएगा और र और प आएगा। इस तरह से दंत्य वर्ण, इनका उच्चारण स्थान ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, ये पूरा त वर्ग है और ल और स है। इस तरह से ओष्ठ्य वर्ण देखिए, इनका उच्चारण होठों से होता है, जैसे उ, प, फ, ब, भ, म। इस तरह अनुनासिक है, इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, जैसे ड, य, ण, न, म और अनुस्वार। ये प्रत्येक वर्ण का अंतिम अक्षर है। इस तरह से कंठ तालव्य से किनका उच्चारण होता है, कंठ तालव्य मतलब कि जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, ये है ए और ऐ। इनको हम आगे समझेंगे कि किस तरह से इनका उच्चारण स्थान कंठ और कंठ तालव्य है। इस तरह से कंठोष्ठ्य, जिनका उच्चारण कंठ और ओठों दोनों से होता है, ये है ओ और औ। दंतोष्ठ्य हैं, जिनका उच्चारण दांत और होठों से होता है, और ये है एक ही वर्ण केवल व। और ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये इस तरह के व, ए, ऐ और ये
इनको याद करना है, इनको याद रखना है, बाकी तो आसानी से याद हो जाते हैं। ये अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इनका उच्चारण स्थान ये है। ये देखिए पूरा क वर्ग, ये इसका उच्चारण स्थान कंठ है। क वर्ग के साथ और क्या आएंगे? अ, आ, ह और विसर्ग। इस तरह से च वर्ग, पूरा च वर्ग, और च वर्ग में इसके साथ क्या आएगा? ई और यश, ये आएगा। इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। फिर है मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन से आते हैं? एक तो ट वर्ग आएगा, फिर री और श आएगा। इस तरह से दंत्य किनका उच्चारण स्थान है? इसमें पूरा त वर्ग आएगा। इसी तरह से प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। प वर्ग के साथ और कौन से वर्ण आते हैं? उ और उ। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। क च ट त प, क च ट त प। इनका उच्चारण स्थान ये इस तरह से याद करना है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसको आप 4-5 बार अगर बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क च ट त प, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इस तरह से आप 4-5 बार अगर उच्चारण करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। इस तरह से देखेंगे नासिका से किनका उच्चारण होता है? मुख और नासिका से। ये जो है सभी वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सभी का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण के साथ अंग, अनुस्वार, इनका उच्चारण स्थान है नासिका। इस तरह से आगे देखेंगे। अब देखिए अगर स्वरों का उच्चारण स्थान याद रखना है, अलग से याद करना है, तो अ, आ ये आते हैं। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। ई तालु, अ, आ, ई। फिर आएगा उ ओष्ठ। इसको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बोलने में ही पता लगा सकते हैं कि किस तरह से होंठों का यूज इस्तेमाल हो रहा है इनको बोलने में। फिर ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण स्थान एक नहीं है, इनके उच्चारण स्थान 2 हैं। कौन से? ए का उच्चारण स्थान देखिए, ए का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। कैसे कंठ और तालु है? ए बनता है अ जमा ई से। इस तरह से अ का उच्चारण स्थान हमने देखा है क्या है? कंठ है। और इस तरह ई का उच्चारण स्थान है तालु। इस तरह से ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ जमा तालु। इस तरह से हम ऐ देखेंगे। ऐ का वर्ण कैसे बनता है? ये बनता है अ और ई के मेल से। इस तरह अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी हो गया कंठ तालु। कहीं लिखा होता है कंठ तालव्य। तो इस तरह से ओ देखिए, ओ कैसे बनता है? ये बनता है अ और उ के मिलान से। आपको पता है अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस तरह से कंठ जमा ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। इस तरह से औ देखिए, औ कैसे बनता है? ये बनता है उ और अ और उ के मेल से। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस तरह कंठोष्ठ इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। इस तरह ये औ जो है ये बाद में जोड़ा गया है, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ और ओष्ठ है। इस तरह से आगे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों का अलग से याद करना है तो किस तरह से याद करना है? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हमें पता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, इनसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, स, ह। अगर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का हम पहला वर्ण देखते हैं, दोनों के पहले वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। इस तरह से ऊष्म व्यंजन का जो अंतिम वर्ण है इसका उच्चारण स्थान हमें पता है, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। अ, आ और क वर्ग के साथ ये आएगा कंठ।
इस तरह से र, र, ल और स को हम देखेंगे तो इनका उच्चारण स्थान दंत मूल दिया होता है। अधिकतर र और ल को दंत मूल में शामिल किया जाता है, बट कभी कभी स को भी दंत मूल में ही शामिल किया जाता है। मगर ऊपर हमने स का उच्चारण स्थान स को केवल दंत्य में शामिल किया है, दंत्य में शामिल किया है। अगर कभी पेपर में सिर्फ दंत्य आता है तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दंतमूल। दंतमूल इनको वत्सरी भी कहा जाता है। तो ये हैं दो, र और ल। ये देखिए दंतमूल वत्सरी भी कहा जाता है और स को इससे अलग रखा गया है। किसी व्याकरण में इस तरह से भी दिया होता है। तो आपने हर तरह से याद करना होता है क्योंकि पेपर में कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं। इसी तरह से व का उच्चारण स्थान देखिए, व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। तो इस तरह से ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।